नमस्कार दोस्तों आज की डेट में अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की तो भारत अब कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है और इस दिशा में भारत ने अब इलाज के लिए भी काफ़ी कुछ कर लिया है और हमें इस कैंसर से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, साथ ही ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनको अगर आप बरतते हैं तो इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और इसके लिए हम आज पहुंचे हैं दुनिया के बेहतरीन ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, और वो जिन्होंने 11,000 से ज़्यादा सर्जरियां की हैं, वो भी रोबोटिक सर्जरीज़, और देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर बड़ा नाम रखते हैं। डॉक्टर सचिन मर्दा जी हमारे साथ में हैं। सर, हमारे शो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मुकेश जी, आपका भी स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, ये देखिए कि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर ये एक तूफान की तरह कैंसर आगे बढ़ता जा रहा है। सर, ये क्या है, क्या बला है? हाँ, आपने जैसे बोला है कि कैंसर इतना फास्ट बढ़ रहा है, मतलब अभी 20-25 साल के पहले जब हम मेडिसिन पढ़ते थे, रेसिडेंसी करते थे, MBBS, MS, MCH जैसा कि 20-25 साल के पहले हम उतना कैंसर केसेस नहीं देखते थे। और आई थिंक हम लोग अभी देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट फैमिली में या अपने आजू बाजू में फ्रेंड सर्कल में कैंसर के कई पेशेंट नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने बहुत रिसर्च किया एंड राइट नाउ टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स की नंबर 1 किलर इज़ हार्ट रिलेटेड डिसीजेस लाइक हार्ट अटैक एंड ऑल दोज थिंग्स, और दूसरा नंबर 2 किलर फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज़ कैंसर। अभी रिसेंटली वी डिड न्यू रिसर्च विच शोज दैट up to by 2030 cancer will it will move more than the heart patients, so it will become number 1 killer by age of 2030। so इसके लिए बहुत सारे कारण है, रीजंस है, लेकिन उसके लिए सावधानियाँ भी क्या है वो भी है, तो एक के बाद एक अपन डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम ये प्लान करते हैं, जाहिर सी बात है बचाव के लिए किसी भी बीमारी का अगर बचाव ही हो जाता है तो उपचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम बचाव वाले मोड में कैसे एक इंसान रहे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आने के बाद, और वो भी 4th 5th स्टेज जो इसकी होती हैं उनके अंदर जाकर के पता चलता है कि भाई साहब आपके इतने ही दिन बचे हैं। तो ऐसी स्टेजेस में हम ना पहुँचे उससे पहले ही हमें पता चल जाए, और इसके लिए क्या हमें करना चाहिए? यस, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, है कि नहीं। जैसे जो सावधानी हमको बीमारी नहीं आने के लिए क्या क्या करना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके लिए पहले रीजंस क्या है, इटियोलॉजी क्या है, वो पहले हमको पता चलेंगे तो वो हम रिस्क फैक्टर्स प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मैं बोलता हूँ कि कैंसर क्या है। कैंसर इज़ बाय डेफिनेशन इट इज़ एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। जैसे बॉडी में फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल है, उसका लाइफ बाय नेचर इट इज़ 120 डेज। 120 डेज के बाद ऑटोमेटिकली वो सेल मर जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अपोप्टोसिस। लेकिन समझो वो सेल्स बाय एनी रीज़न 120 दिन हो गए वो नहीं मर रही, तो वो क्या होगा, एक सेल का 2 सेल, 2 का 4, 4 का 8, ऐसा एक गड्ढा बन जाएगा, ट्यूमर बढ़ जाएगा, और वो एक जगह नहीं रहेगा काफ़ी, लेकिन और दूसरे शरीर में जो ऑर्गन है वहाँ पे भी स्प्रेड हो सकता है। सो दैट इज़ इन अ लेमैन्स लैंग्वेज कैंसर। भी बॉडी में हर एक ऑर्गन को कैंसर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी में उसका हर एक कैंसर हो सकता है। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला कि पेशेंट कई बार लेट स्टेज में आते हैं, जैसे आपने बोला 4th स्टेज, 5th स्टेज नहीं रहता है, 4 ही स्टेजेस रहते हैं, 1 2 3 4। स्टेज 1 और 2 हम उसको बोलते हैं अर्ली स्टेज, 3 इज़ लिटिल बिटवीन इंटरमीडिएट स्टेज, और 4th जो है वो 4th स्टेज लास्ट स्टेज बोलते हैं। तो जब भी हम कैंसर का प्रोग्नोसिस बोलते हैं, मतलब पेशेंट बिहेव कैसे करेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज इट हैज़ बिन डायग्नोज। सपोज स्टेज 1 2 अप टू 3 है तो डेफिनेटली लाइफ सर्वाइवल अच्छा है, हम उसको काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली 4th स्टेज में अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो फिर जैसे आपने बोला वैसे मतलब लाइफ सर्वाइवल रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, और जब हमको ऐसे स्टेज में पेशेंट पता चलता है तो जस्ट पैलिएटिव ट्रीटमेंट, मतलब
वी कैन गिव ओनली एक्सटेंड द लाइफ, नॉट कम्प्लीटली क्योर द कैंसर। इसलिए आपने जैसे बोला कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अभी इसके कारण क्या है, इम्पॉर्टेंट रीजन 4-5 काफ़ी कॉमन कैंसर है, कॉमन रीजन्स है। नंबर 1 इज़ आवर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में हम 2-3 चीज़ें आती है। एक जो प्रिवेंटेबल कैंसर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एडिक्शंस, जैसे स्मोकिंग है या टोबैको कंजम्पशन है या अल्कोहल है या अदर एनी अदर एडिक्शंस। Most of this cancer, 75% of cancer are because of this and they are absolutely preventable। मतलब आप देखिए अगर 100 reasons है, 25 अगर ये चीज़ें हटा देंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रिवेंशन मोड में चले जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज एडिक्शन, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, नंबर 1। नंबर 2 आवर लाइफस्टाइल, जिसमें हम अभी डाइट और न्यूट्रिशन की बात होती है। जब जैसे कि अभी जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है या ओबेसिटी है, मोटापा जो बोलते हैं, ओवरवेट जो होता है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। थर्ड, जो हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई नॉन वेजिटेरियन डाइट या हाई कैलोरी कंजम्पशन डाइट खाते हैं, उनको कैंसर रिस्क, कोलोरेक्टल कैंसर जो इंटेस्टाइनल कैंसर है वो रिस्क ज़्यादा रहता है। ज़्यादा स्पाइसी, बहुत मिर्ची मसाले वाले खाद्य है, या बहुत ठंडे या बहुत गर्म, मतलब चाय बहुत गरम पीना या ठंडा पानी पीना या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ऑल दोज थिंग्स कैन बी अ स्टमक कैंसर और कैन लीड टू इसोफेजियल कैंसर जो फूड पाइप कैंसर है। तो इसलिए दैट इज़ वन डाइट रिलेटेड थिंग। थर्ड, इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब क्या, एक्सरसाइज एंड अपना डे टू डे जो चलना है, घूमना है, फिजिकल एक्टिविटी है, ये अगर कम है तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो बोलते हैं हम, वाइट कॉलर लाइफस्टाइल, वो अगर ज़्यादा है, हमारी एक्टिविटी कम है, तो दैट अगेन इंक्रीजेज ओबेसिटी, ओबेसिटी कैन कॉज कैंसर। ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मेन रोल आता है वो फैमिलियल और हेरिडेटरी कैंसर। मतलब जैसे कई बीमारियां हमारे फैमिली में चलती है, वंश परंपरागत चलती है, जैसे कि कई पेशेंट को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, वैसे ही थोड़े कैंसर, अराउंड 5 to 10% ऑफ कैंसर दे आर हेरिडेटरी। फॉर एग्जांपल दादी माँ को है, माँ को है, तो अगले जनरेशन को भी उसका रिस्क आने का चांसेस ज़्यादा है। सो इसलिए अभी यू मस्ट बी नोइंग कि एंजेलिना जोली, करेक्ट। सो ऐसे जो पेशेंट है जिसमें हेरिडेटरी ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, तो मोटा मोटा हमको याद रहने के लिए ऐसे बताते हैं कि कोई फैमिली में अगर 3 से ज़्यादा मरीज़ है कोई कैंसर के, और 3 से ज़्यादा जनरेशन है, मतलब दादी परदादी अपने अंकल आंटी में है, तो आई थिंक you are very prone to have, not very prone, but there is a risk of next generation having cancer। so उसके लिए कोई जेनेटिक टेस्ट रहती है, कोई एसेज रहते हैं, तो वो हम एसेस कर सकते हैं। और एक चीज़ अभी काफ़ी कॉमन है, दैट इज़ वायरल इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जैसे अभी फॉर एग्जांपल HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दिस इज़ एनी वायरल इन्फेक्शन दैट कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर इन लेडीज़, जो गर्भसंचिका कैंसर है। अगेन हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV वायरस है, दैट कैन कॉज लिवर कैंसर। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं जिसमें ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है। सो अगर हम मोटा मोटा एक 4-5 लिस्ट निकालेंगे, सो दीज आर द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर कैंसर।